नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो वीकली राउंड अप कमोडिटी स्पेशल में आपका स्वागत है। और इस खास शो में हम आपको बताते हैं कि ये पूरा हफ्ता कमोडिटी बाजार के लिए कैसा रहा और अगला हफ्ता कैसा रह सकता है, कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बन सकते हैं। तो आज इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के CEO हैं। हमारे साथ हैं रविंद्र राव, कोटक सिक्योरिटीज़ के, और कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करेंगे गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड के लिए ये हफ्ता थोड़ा गिरावट वाला हफ्ता रहा और करीब 2% तक दाम गोल्ड के गिरे हैं और हफ्ते भर में 1,000 रुपये तक गोल्ड सस्ता हो गया है। 46,500 से 47,500 के दायरे। तो मेरा सबसे पहला सवाल बीरेन जी आपसे ही होगा कि क्या गोल्ड के फंडामेंटल कमजोर हो गए हैं या 48,000 के ऊपर जाने के बाद गोल्ड ने एक करेक्शन लेना ठीक समझा लंबी छलांग लगाने के लिए? इंडियन रुपी काफ़ी एप्रिशिएट हुआ, ऑलमोस्ट 75-50 गया था और 74 तक आ गया है। उसके हिसाब से डोमेस्टिक गोल्ड अंडर परफॉर्म कर रहा है। वैसे में ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से ये बहुत सीमित दायरे में है, तो शायद इसकी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ गई है, जिसकी एक वजह लॉकडाउन के चलते हुए इंडियन ज्वेलरी सेक्टर में जो डिमांड डिसरप्शन आया है वो हो सकती है। अच्छा, ठीक है। रविंद्र जी, आपका क्या कमेंट होगा सर? आप क्या मानते हैं? क्योंकि फंडामेंटल में ठीक है, थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं, जैसे जी ने जिक्र किया, रुपया मजबूत हुआ है। दूसरी तरफ बॉन्ड यील्ड एक बार फिर से बढ़ने लगा है, डॉलर मजबूत हुआ है। लेकिन क्या ये सारे फैक्टर इतने मजबूत हैं कि गोल्ड को लंबे समय तक दबाव में अभी रख सकते हैं? गुड इवनिंग मृत्युंजय, मेरे हिसाब से अगर हम हिट में 1770, 98, 1800 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ये $25-30 और ऊपर जाएगा टुवर्ड्स $18-30। लेकिन यहाँ से भी जब तक कि $1745 इंटरनेशनल में नहीं निकलता, इंडियन मार्केट्स में थोड़ा सा लेवल चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ द रुपी। लेकिन अब यहाँ से मुझे लगता है कि 46,000, 46,300 का सपोर्ट रहेगा। सो जब तक वो नहीं निकलता तब तक इसमें पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रह सकता है। इसके लिए नेक्स्ट वीक के लिए मुझे लगता है कि प्राइसेस थोड़े से ऊपर जा सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव गिवन अ बाय कॉल नियर 46,500। 46,000 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और ऊपर में फिर से हम एक बार 47,800 से 48,000 तक के लेवल देख सकते हैं। तो आई थिंक जब तक कि 1745 होल्ड है कॉमिक्स पर, तब तक इसमें जो एक बुलिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मार्केट अभी ये इंडिकेशन दे रहा है कि आगे मार्केट मजबूत है। लेकिन चलिए, अब बीरेन जी मैं इससे आगे की बात पूछता हूं। इस पूरे हफ्ते में गोल्ड के दाम करीब करीब 1,000 रुपए तक कम हुए हैं। अगले हफ्ते के लिए क्या अनुमान है आपका? क्या अगले हफ्ते भी करेक्शन का ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा और 1,500 रुपए की और गिरावट हम देख सकते हैं, या आपको लगता है कि जो खबरें आई हैं, चाहे वो रुपए की मजबूती की खबर हो, डॉलर की मजबूती की खबर हो या फिर बॉन्ड यील्ड की मजबूती की खबर हो, वो सारे फैक्टर मार्केट ने डिस्काउंट कर लिए हैं और अब यहां से बहुत ज्यादा दाम गिरेंगे नहीं? नेक्स्ट वीक के लिए आपका क्या आउटलुक है गोल्ड के ऊपर? कभी हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि गलती तो करनी ही है, या बाय करके या सेल करके। तो अगर मुझे कोई चॉइस ना दिया जाए तो मैं बाय साइड की गलती करना प्रेफर करूंगा। 46,500 के आसपास, 46 का या तो 45,900 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट में 47,200 का रहेगा। न्यूमन गोल्ड काफ़ी बड़ा जो प्लेयर है, उसने अभी कट डाउन किया है प्रोडक्शन में, 2-3 माइन बंद कर दी है। और अर्जेंटीना में और लैटिन अमेरिका में जो कोरोना बढ़ रहा है, तो आगे जाके जो सप्लाई डिसरप्शन गोल्ड में आ रहा है, उसकी इफेक्ट हमको आगे सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स दिखेगी। अच्छा, ठीक है, तो ये राय है आपकी गोल्ड पर। लेकिन अब कुणाल जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप जरा बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग अब ये सवाल पूछने लगे हैं कि गोल्ड मार्केट में जो करेक्शन आया है करीब 1,000 रुपए का, क्या अब वक्त आ गया है कि बड़ी बाइंग शुरू की जाए, या अगर कुछ दिन वेट भी कर लें तो इसी भाव के आसपास गोल्ड मिल जाएगा? मतलब ये कि ये सही वक्त है बाइंग करने का या थोड़ा रुक कर बाइंग करें?
पहले तो आप ये बताएं, फिर मैं आगे का टारगेट आपसे पूछूंगा। जी, सबसे पहले हम देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या चल रहा है। यूके में जैसे धीरे-धीरे करके स्कूल्स ओपन कर दी गई है। यूएस में न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा कि जुलाई महीने के बाद मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब जगह पे वैक्सीनेशन ड्राइव चालू है। तो आगे जाके कंज़म्पशन बढ़ेगा, इकोनॉमी में ग्रोथ अच्छी आएगी। ये सब चीज़ को चलते हुए इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है। तो बॉन्ड यील्ड जो नीचे में 1.50 आ गई थी, 1.45 का भी लो मारा था, तो फिर से 1.65 आ गई है। तो जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तब तक सेंटिमेंटली, क्योंकि बॉन्ड यील्ड जब बढ़ता है, बॉन्ड मार्केट में जब सेल ऑफ आता है, वो इंडिकेट क्या करता है कि बेसिकली इन्फ्लेशनरी और ग्रोथ प्रोजेक्शन दोनों इंप्रूव हो रहे हैं। तो अगर ग्रोथ इंप्रूव हो रहा है तो गोल्ड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए। सो वो हमने देख लिया है। बट जो गोल्ड में तेजी होने का सबसे बड़ा रीज़न है, 2 रीज़न है सबसे बड़ा। एक, सेंट्रल बैंक आने वाले 6 महीने में गोल्ड में डाइवर्सिफाई करेंगे, क्योंकि वो लोग डॉलर बॉन्ड में, यूएस के बॉन्ड में पैसे नहीं डालने वाला है। और जो दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड में जो तेजी का रीज़न है, वो सेंट्रल बैंक ने जो मनी प्रिंटिंग किया है उसका कोई एंड नहीं है और कंटिन्यूस प्रिंटिंग चल ही रहा है। सो मेरी राय में ये जो यूएस की सेंट्रल बैंक है उसने $700 बिलियन प्रिंट किए थे 2008 में, और अब तक $7 ट्रिलियन प्रिंट कर चुके हैं। तो गोल्ड में मंदी कैसे होगी? डॉलर में डायरेक्शनल व्यू मंदी का रहेगा। ये जो छोटे मोटे करेक्शन आते हैं, ये छोटे मोटे करेक्शन में आप गोल्ड लीजिए। गोल्ड का ओवरऑल आउटलुक बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी वी आर एट एक जो करेक्शन आना चाहिए था 4,000 रुपये बढ़ने के बाद, 1,000-1,500 रुपये का करेक्शन आना चाहिए, वो आ गया। 200-300 रुपये और घट सकता है, बट बाइंग करनी चाहिए गोल्ड में। गोल्ड के प्राइजेस बढ़ने चाहिए। 46,500-600 के बीच में बाई करना चाहिए। नेक्स्ट हफ्ते में आपको गोल्ड के प्राइजेस कंजर्वेटिवली 500 से 600 रुपये बढ़ते हुए देखने मिल सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में 500 रुपये तक गोल्ड के दाम बढ़ सकते हैं। ये आपने बहुत टू द पॉइंट बात बताई है कि अगले हफ्ते के शुरुआती 3 दिन में 500 रुपये तक गोल्ड के दाम बढ़ सकते हैं। तो अब रविंद्र जी, आप बताएं कि नेक्स्ट वीक के लिए एक प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी गोल्ड में क्या होनी चाहिए? जो लोग अगले हफ्ते के लिए आप लोगों को सुनकर ट्रेड लेने की प्लानिंग बनाना चाह रहे हैं इस वक्त, उनके लिए आपकी सलाह, आपकी राय क्या है? 46,500 पे बाय मृत्युंजय, 46,000 का स्टॉप लॉस, और ऊपर के लेवल पे 47,500 का इनिशियल टारगेट, उसके बाद 47,800 का। अच्छा, ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीक के लिए आपका टारगेट है। नेक्स्ट वीक के लिए कुणाल जी, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गोल्ड के ऊपर क्या होगी? जी, मुझे लग रहा है 47,300 का टारगेट मौजूदा स्तर पे भी बाई कर सकते हैं। 100-150 रुपये घट गया तो वहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय हो गई अगले हफ्ते के लिए। अब हम बात कर लेते हैं चांदी की। और चांदी का मार्केट एक उतार चढ़ाव के दौर से गुजरा है, और 67,000 से लेकर 69,000, मतलब ये कि पूरे वीक में जो सिल्वर का प्राइस है वो 2,000 के रेंज में घूमता रहा, 2,000 के दायरे में घूमता रहा। और कुल मिला के अगर आप देखें तो दायरे में घूमने के साथ साथ 2% तक दाम इस हफ्ते कम हुए हैं चांदी के। हालांकि कुछ रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि 2021 में चांदी की डिमांड बढ़ेगी, और 2021 में ग्लोबल डिमांड 102 करोड़ ऑन्स के ऊपर रहने का अनुमान जताया गया है, जो कि 8 साल में सबसे ज्यादा रहेगा। इस तरह की बात की जा रही है। बीरेन जी, आपको भी लगता है कि इंडस्ट्रियल यूज के तौर पर चांदी की डिमांड बढ़ जाएगी, और जो लोग चांदी में बाइंग में हैं ऑलरेडी पहले से, या जो नई बाइंग करना चाहते हैं, उसके लिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप बाइंग कर सकते हैं? क्या सुझाव आपका? ये रिपोर्ट्स मैंने भी पढ़ी थी। उसमें एक साइड कवर की गई है मृत्युंजय जी, डिमांड साइड, लेकिन सप्लाई साइड की बात करें तो हिडन सप्लाई जो बोले, या तो एक्सचेंज की, कॉमेक्स की जो बोले, वो काफ़ी कंफर्टेबल है, इसलिए ये लार्ज कैरी मार्केट है। और जो ब्याज बदला जो बोलते हैं उसमें भी ये रिफ्लेक्ट होता है। तो मैं इसमें बाई साइड के बदले सेल साइड का कॉल फिलहाल लेना प्रेफर करूँगा। जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है वो 69,000 के आसपास, 70,500 का स्टॉप लॉस रख के, और टारगेट मेरा नियर टर्म 67,000 रहेगा। गोइंग फॉरवर्ड शायद 65 वापस देख रहा हूँ। अच्छा, तो ये राय हो गई आपकी
सिल्वर के ऊपर, चांदी के ऊपर। कुणाल जी, आपको फंडामेंटली चांदी का मार्केट कैसा लगता है और आपके हिसाब से चांदी में अभी क्या प्लान करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए? आई थिंक जो बीरेन जी कह रहे हैं, जो स्क्रैप सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है, पर जो माइन सप्लाई, प्राइमरी सप्लाई है सिल्वर का, उसमें जो बीरेन जी ने जो पॉइंट कहा, साउथ अमेरिका में जो प्रॉब्लम्स है, सो पिछले साल और ये साल में भी जो सेकेंड वेव, थर्ड वेव जो कहते हैं साउथ अमेरिका में, वो लगातार चालू है। और उसके कारण कोई भी ये आज कमोडिटी में जो बढ़िया तेज़ी लिक्विडिटी के कारण हुई है ओवरऑल, नॉट जस्ट सिल्वर, उस सबसे बड़ा रीज़न इवन साउथ अमेरिका से है, जो 450 450 बड़ी बड़ी मेजर माइंस है जो बंद हो चुकी थी या जिसका प्रोडक्शन बहुत शार्पली गिर गया था, उसके कारण हुई है। सो सिल्वर का माइनिंग, प्राइमरी माइन सप्लाई ग्रोथ कम है। सेकंड जो स्क्रैप सप्लाई कहते हैं, उसका सप्लाई थोड़ा ज़्यादा है मार्केट में, क्योंकि आज मैंने 40,000 में सिल्वर बाई किया है और आज 70,000 के भाव है, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा बहुत सिल्वर मार्केट में बेचना होगा। सो स्क्रैप सप्लाई बढ़ रही है, बट मुझे लग रहा है कि लुकिंग एट द वे इंडस्ट्रियल मेटल्स हैव रैलीड और आगे का डिमांड प्रोस्पेक्ट है, सिल्वर में अभी भी थोड़ी जगह है ऊपर जाने की। 67,300 में बाई करके है, नेक्स्ट हफ्ते में 68,400 68,900 में बेचने के लिए रिकमेंड करूँगा। सो बाई एट डिप्स, एक हफ्ता लगातार करेक्शन आया है तो थोड़ा पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आप कह रहे हैं बाई ऑन डिप्स, आप एग्री करते हैं क्या रविंद्र जी, गिरावट पर खरीदा जाए चांदी? मृत्युंजय, मार्केट एक ब्रॉड रेंज में है और मैं $26.60 इंटरनेशनल में उसका ब्रेक का वेट करूंगा। अगर उसके ऊपर ब्रेक आ जाता है तो फिर आई थिंक चांदी में हम फिर से एक बार $28 से $30 तक के लेवल देख सकते हैं। वहां से 2-3 बार मार्केट घुमा है और फिर से एक बार $25 $24.50 के पास में आके वहां से घूम जाता है। सो आई थिंक इंडियन मार्केट्स में 66,000 से लेके 70,000 का एक रेंज बना हुआ है, ब्रॉड रेंज है। ये रेंज से जब भी निकलेगा तभी एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा हमें। आई थिंक मेरा बायस थोड़ा सा बाई साइड है, तो मैं डिप में बाई प्रेफर करूंगा 66,000 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन जो इसमें जो सस्टेन्ड बाइंग है वो आई थिंक $26.60 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाता है इंटरनेशनल में, तो इसमें एक सस्टेन्ड बाइंग दिख सकती है। अदरवाइज आई थिंक 69,500 70,000 पे एक बार फिर से एक बार सिल्वर के प्राइस अटकेंगे। सो मेरा जो व्यू है वो ब्रॉड रेंज है, लेकिन बायस थोड़ा सा बाई साइड है, तो डिप में बाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉल दिया है 67,000 के आसपास बाई कीजिए, 67,500 का टारगेट। लेकिन अगर ये $26.60 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर बाइंग और इंटेंसिफाई हो सकती है और वहां से फिर हम एक बार $28 तक का लेवल देख सकते हैं। ठीक है, ये राय हो गई आपकी सिल्वर के ऊपर। तो मतलब ये है कि आप लोग लोअर लेवल पे बाइंग की राय दे रहे हैं और बीरेन जी ऊपर लेवल पे सेलिंग की राय दे रहे हैं। तो मतलब आप बाइंग और सेलिंग की ये दो राय देखकर आप कंफ्यूज ना हो, लेवल अलग अलग हैं, दोनों लेवल को आप फॉलो कर सकते हैं, दोनों तरफ का ट्रेड आपके लिए बन सकता है। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, ये बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए, ये तो बात हो गई गोल्ड की और सिल्वर की। अब हम बात करने जा रहे हैं कच्चे तेल की, क्रूड की। और क्रूड की कहानी में भी कुछ बदलाव आया है और खास करके क्रूड में हालांकि हाल के दिनों में तेजी शुरू हुई, लेकिन क्रूड में अब गोल्डमैन का नया आउटलुक ये आया है कि 6 महीने में जो डेली की डिमांड है क्रूड की वो 52 लाख बैरल तक बढ़ सकती है। ये बात गोल्डमैन की तरफ से कही गई है और ये कहा गया है कि क्रूड के दाम $80 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। इसके पीछे तर्क ये है कि यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ हो रहा है और आगे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें कुछ और ढील मिलने की उम्मीद दिख रही है और उसके आधार पर यह अनुमान दिया गया है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कुणाल जी, क्या यह अनुमान ठीक है क्या, और क्या $80 तक भाव जाने की जो बात हो रही है इससे आप एग्री करते हैं? क्योंकि अभी भी कोरोना को लेकर के जो बड़े डिमांड वाले देश हैं वहां पर हालत खराब है। भारत का एग्जाम्पल आपके सामने है, क्या आउटलुक है आपका क्रूड पर? एस्टिमेट है वो, उनका एस्टिमेट है, मेरा एस्टिमेट ऐसा कह रहा है कि ग्लोबल डिमांड में 5.2 मिलियन बैरल का इजाफा ये होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। पर अगर ये इजाफा होता है तो ओपेक राह देख के बैठा है। ओपेक का अगर आपने पिछला मीटिंग का स्टेटमेंट पढ़ा था कि जैसे डिमांड साइड अगर इंप्रूव होती है तो वो इमीडिएटली मार्केट में सप्लाई बढ़ाएंगे। अगर ऑयल के डॉलर 80 छोड़िए $75 भी होते हैं तो यूएस का कम से कम 2 से 2.5 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन मार्केट में वापस आ सकता है। सो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। मैं आई बैक टू डिफर फ्रॉम देयर व्यू, और मेरा व्यू अभी फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से तो ऐसा है
कि 4800 में बेचना चाहिए ऑयल, क्योंकि इंडिया में, ब्राज़ील में, जैसे साउथ अमेरिका में जो केसेस बढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल, इसके चलते हुए डिमांड बढ़ने का चांस नहीं है। और चाइना में खास करके आप देखेंगे फैक्ट्री एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्शन आया है, चाइना में डीलेवरेजिंग चालू है। तो चाइना जो सबसे बड़ा डिमांड ड्राइवर था ऑयल का अभी तक, वहाँ से भी थोड़ी डिमांड कम होगी। मैं ऑयल में बेचना प्रेफर करूँगा 4700 4680 के टारगेट के लिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि क्रूड में भी बिकवाली ही करनी चाहिए। बीरेन जी, आपका क्या व्यू है? आपको भी लगता है कि अभी तेजी पर भरोसा ना करें और कच्चे तेल में अगर थोड़ा बहुत भी पुल बैक कहीं से भी दिखता है तो आप शॉर्ट करके चलें? क्या आपका व्यू है क्रूड पे? मैं पर्टिकुलर ये जो गोल्डमैन सैक्स की जो सुपर बुलिश कॉल है, इसलिए ऊपर और क्रूड दोनों में जरा बाई साइड से डर गया हूँ, क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि ऐसी कॉल में कॉन्ट्रारियन जाना चाहिए। तो मैं लाइटली शॉर्ट साइड बायस रखूँगा इसमें विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ऑफ स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी क्रूड पर, कच्चे तेल पर, कि अभी करना क्या है। रविंद्र जी, आपका कुछ नया व्यू पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से, नेक्स्ट वीक के लिहाज से कच्चे तेल में? ऋतु जी, मेरे हिसाब से क्रूड में एक बहुत ही क्रूशल जंक्चर पे क्रूड ट्रेड कर रहा है। $66-67 जो WTI में है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर उसे निकाल देता है तो पॉसिबिलिटी है कि $75-76 तक क्रूड जा सकता है। तो आई थिंक दैट लेवल विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वहां से बहुत बारी मार्केट नीचे आ चुका है, तो वहां पर बहुत जोर से बाइंग आ सकती है। अगर MCX की बात करें तो MCX में 4860-900 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो जब तक कि ये होल्ड है तब तक एक बार शॉर्ट की स्ट्रैटेजी बना सकता है, क्योंकि क्रूड भी एक ब्रॉड रेंज में है। लेकिन जैसे ये निकल जाता है तो आई थिंक गोल्डमैन की जो व्यू है, आई थिंक उसमें 50% तो आ जाएगा वो टारगेट। सो मेरे हिसाब से ये लेवल को एक बार देखना चाहिए। 66-67 जब तक होल्ड है तब तक आप शॉर्ट पे बने रह सकते हैं। मेरा नेक्स्ट वीक का कॉल भी शॉर्ट का ही है, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो 4860 का है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो स्ट्रिक्टली शॉर्ट में से निकल जाना चाहिए, और हम फिर 5200 तक का लेवल भी देख सकते हैं क्रूड में। सो आई थिंक तब तक के लिए एक बार शॉर्ट होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर स्ट्रेट अवे बाइंग में आ जाना चाहिए। ठीक है रविंद्र जी। हाँ, अब हम बात करते हैं बेस मेटल की, और मेटल में हम शुरुआत करते हैं कॉपर से। कुणाल जी, कॉपर का प्राइस तो रिकॉर्ड हाई के आसपास है, और तेजी की गुंजाइश है भी, या आपको लगता है कि मार्केट टॉप बना चुका है? टॉप तो कमोडिटी में शॉर्टेज का कोई भाव नहीं होता है, सो ऐसा नहीं कह सकते कि टॉप बना दिया है, पर मुझे ये भाव से लॉन्ग पोजीशन लेना थोड़ा रिस्की लग रहा है, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। ये मार्केट में हीटेड अप है ये मार्केट, सो मैं थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू लेना प्रेफर करूँगा कॉपर में। मैं बाइंग रिकमेंड नहीं करूँगा फिलहाल मौजूदा स्तरों पे। 762 के आसपास कॉपर सेल कर सकते हैं आप 750 के टारगेट के लिए। 766 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे नहीं लग रहा है कि इमीडिएटली अभी यहाँ से एग्रेसिव रैली आनी चाहिए। नंबर 1 रीज़न, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग PMI कम आया है। सो अभी तक हम देखें कि 6 महीने से लगातार इजाफे के बाद फर्स्ट टाइम थोड़ा इंडिकेशन आ रहा है कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कम हो रही है। सेकेंड, चाइना की जो गवर्नमेंट है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि हायर प्राइसेस ऑफ कमोडिटी से लोकल इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान हो रहा है। सो अगर चाइना की गवर्नमेंट को हायर कमोडिटी प्राइसेस से तकलीफ है तो समझना चाहिए कि कमोडिटी में बहुत बड़ा इजाफा यहाँ से आना थोड़ा डिफिकल्ट है। पर फंडामेंटल इस लिहाज से बुलिश है कि माइनिंग सप्लाई स्क्वीज डाउन है, मेनली साउथ अमेरिका से, चाइना से। सो माइनिंग सप्लाई ग्रोथ नहीं आने के कारण लंबा क्रैश या लंबा मंदी नजर नहीं आ रहा है। सो ये एक ट्रेडिंग के लिहाज से मैं सेलिंग रिकमेंड कर रहा हूँ। ट्रेडिंग के लिहाज से आप सेलिंग रिकमेंड कर रहे हैं। आप बताएं रविंद्र जी, निकल में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? निकल में हमने एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा है मृत्युंजय जी, और मुझे लगता है कि 1350 से 1360 तक के लेवल हम मे कॉन्ट्रैक्ट में देख सकते हैं। तो आई थिंक अगर डिप आता है टुवर्ड्स 1300 एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 1280 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और 1350 का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात मेटल की। अब बात करते हैं एग्री की फटाफट। क्रूड पाम तेल में क्या किया जाए बीरेन जी अगले हफ्ते के लिए, बाय या सेल?
बाई साइड जाना चाहिए, 1155 के आसपास में बाई प्रेफर करूंगा। 1180 का टारगेट रहेगा और 1144 1144 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, चने में आपको लगता है कि अभी गिरावट और बढ़ सकती है रविंद्र जी, शॉर्ट करना चाहिए नेक्स्ट वीक में? बिल्कुल मृत्युंजय, मुझे लगता है कि 5200 से 5100 तक का लेवल पॉसिबल है चने में। तो 5400 के आसपास अगर आता है तो 5500 का स्टॉप लॉस रख के बेच सकते हैं। इनिशियल टारगेट होगा 5200, उसके बाद 5080 5100 तक आ सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि चना बेचें 5400 पे, 5200 के टारगेट के लिए 5500 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। ये राय हो गई आपकी चने पर। सोया तेल पर आपका व्यू क्या है रविंद्र जी? क्योंकि बहुत दाम बढ़ चुके हैं, हाल के दिनों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है, तो क्या लगता है आपको, सोया तेल बेचना चाहिए? ओवरऑल एडिबल पैक डाउनसाइड में दिख रहा है मृत्युंजय, और जो हमने रिसेंट अपमूव देखा है वो कहीं ना कहीं पॉज होते हुए दिख रहा है, और पॉसिबिलिटी है कि ओवरऑल प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। अगर सोयाबीन की बात करें, सोया तेल या सीपीओ, सभी में मुझे लगता है कि करेक्शन आ सकता है। सोया ऑयल में भी मुझे लगता है कि एक 40 से 50 रुपए तक की फॉल पॉसिबिलिटी है इन द नेक्स्ट वीक। सो मेरे हिसाब से राइस पे बेचना एक बेटर स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो ये एग्री मार्केट की कॉल, जहां पर आपके लिए ट्रेडिंग के अच्छे मौके बन सकते हैं। आप ट्रेड लें, जो भी आपको राय दी गई है आप उसके आधार पर अपनी ट्रेडिंग की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें, एक बात का ख्याल रखें कि जो भी आप ट्रेड लें, जो भी आप ट्रेड करें, बहुत ज़रूरी है कि उसमें एक डिसिप्लिन हो, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और बीच बीच में अपने ट्रेड को रिव्यू भी करें। मतलब हो सकता है कि जो राय अभी आपको दी गई है वो अगले कुछ दिनों में बदल जाए, तो मतलब ऐसा नहीं कि एक राय को ही आप पकड़ कर चलें, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला होता है, अलग अलग खबरें आती हैं, उसके आधार पर मार्केट की चाल भी बदलती है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आप ट्रेडिंग करते हैं। तो बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका, कुणाल जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कमोडिटी में अगले हफ्ते कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।